प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम कैसे बना सकते हैं। तो क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में। तो ऑफकोर्स जो अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं वो हम कैसे सेलेक्ट करें, अगर कोई फंड हमारे पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्म कर रहा है तो कब उसे हम बेच दें, और बेच दें तो जो पैसा आएगा उसका क्या करें, कैसे डिप्लॉय करें। उसके बाद आप लोग का बहुत सारा क्वेरी आता है कि नंबर ऑफ स्कीम्स कितने होने चाहिए, कितने म्यूचुअल फंड स्कीम में हम इन्वेस्ट करें, इसको कवर करूंगा। जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है या फिर पोर्टफोलियो पी रेशियो होता है वो कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं कम देखने को मिलता है, तो इससे क्या समझना चाहिए, कम अच्छा है या फिर ज़्यादा अच्छा है, AUM ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। तो ये सभी कुछ डिटेल में कवर करूँगा। और ऑफ कोर्स ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स का अगर हमें डिटेल चेक करना है तो वो कौन से वेबसाइट्स हैं जहां की ये डिटेल चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एज ऑलवेज, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त जो नंबर 1 पॉइंट, दैट इज सबसे पहले जिस बात का मैंने ध्यान रखा है वो है मेरा गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन। मैं पैसा जमा क्यों कर रहा हूँ। जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जनरली आप सोच कर निकलते हैं ना कि भाई मुझे जाना कहाँ है। बिना सोचे समझे ही अगर आप निकल जाएंगे घर से, ऐसे ही निकल गए, तो मतलब कहाँ पहुँचेंगे। कोई डेस्टिनेशन तो आपको डिसाइड करना होगा कि भाई जाना कहाँ है। एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया तो ऑफकोर्स आप वहाँ पहुँचने का तरीका ढूंढेंगे और वहाँ तक पहुँचना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही जान लेना है कि भाई ये पैसा किस लिए जमा करूँ, कारण क्या है और कितने सालों तक मुझे ये जमा करना होगा। ठीक है, तो जब आप डिसाइड कर लेंगे कि पैसा क्यों जमा करना है तो उसी से आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन का भी पता चल जाएगा। लाइक मेरे केस में मैं पैसा क्यों जमा कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। स्टॉक का अलग है, स्टॉक का भी मैं कल या परसों में एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा कि स्टॉक पोर्टफोलियो मैंने कैसे बनाया, किन किन बातों का ध्यान रखा और आप कैसे बना सकते हैं। तो डिटेल वीडियो पब्लिश कर दूंगा। सिल्वर पे भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी एक डिटेल वीडियो पब्लिश करने का। बट एनी हाउ, आज देखिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैंने बनाया है चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के लिए मैंने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और SIP से इन्वेस्ट लगातार कर रहा हूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर केसेस में मैं लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। हाँ, अगर मार्केट कभी गिरा हुआ है, थोड़ा बहुत पैसा है, तब कर दिया अलग है। बट मोस्टली SIP चलता है या फिर STP चलता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, मोस्टली 6 मंथ्स का सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो देखिए बच्चों का एजुकेशन के लिए जो पैसा जमा कर रहा हूँ तो वहाँ 10 साल के बाद मोस्टली पैसे की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट होराइजन हो गया 10 ईयर्स। अब किसी को रिटायरमेंट का बनाना है मान लीजिए, तो वहाँ पे आप डिसाइड करें कितने सालों बाद रिटायर होंगे, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मुझे पता चल गया कि मैं क्यों पैसा जमा करना चाह रहा हूँ म्यूचुअल फंड का और कितने सालों तक जमा कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है और उसमें भी कुछ कम रिस्की है, कुछ बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको रिस्क प्रोफाइल चेक करना होगा। तो मेरा रिस्क प्रोफाइल है वेरी एग्रेसिव, दैट इज़ मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ मतलब कि मान लीजिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया ना, मान लीजिए 30-40%, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो मैं उसको झेल सकता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो ना 20-30-40% अगर गिर जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो मैं डर कर अपने पोर्टफोलियो को बेचूंगा नहीं, बना रहूँगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे और स्कीम्स अच्छे हैं तो आपका रिटर्न वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा वेरी एग्रेसिव है इन्वेस्टमेंट होराइजन। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपको चेक करना है भाई एसेट एलोकेशन। ठीक है, इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो पूरा पैसा तो ऑफकोर्स आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना इक्विटी में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया इक्विटी कितना भी गिर सकता है, कभी कभी 20-30, कभी 40-50% भी गिर सकता है। तो पूरा पैसा इक्विटी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो कि लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अबाउट जैसे म्यूचुअल फंड है तो रफली अबाउट, और म्यूचुअल फंड इक्विटी दोनों मिलाकर बोल रहा हूँ ना, अलग अलग तो नहीं है ना। ओवरऑल जो इक्विटी का एलोकेशन है उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड भी आएगा, स्टॉक्स भी आएगा। तो मैं अबाउट 70-80% ट्राई करता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में इक्विटी में इन्वेस्टेड हो और बाकी का पैसा ज़्यादातर डेट में हो। ठीक है, FD मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि FD ख़राब है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ऑफकोर्स आप FD कर सकते हैं, या फिर बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो FD कर सकते हैं, लेकिन मैं FD नहीं करता हूँ। मैं मोस्टली
डेट म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा मेरा कमोडिटीज़ में भी है। कमोडिटी में गोल्ड में है या फिर सिल्वर है, ये इक्विटी के पोर्टफोलियो में मैं डिटेल में कवर करूँगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, एसेट एलोकेशन पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालना चाहिए, मैंने भी नहीं डाला है, ठीक है। उसके बाद एक बार आपने ये सब डिसाइड कर लिया, फिर है कि भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, कहाँ पैसा डालें, ठीक है। तो यहीं पे आपका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन पिक्चर में आता है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 साल से ऊपर है, तब तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे केस में ना, मैंने लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फ्लैक्सी कैप फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मिड कैप में भी किया हुआ है और स्मॉल कैप में भी किया हुआ है, सभी जगह किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कम रिस्क लेना चाहता है, ठीक है, देखिए इक्विटी में सभी जगह रिस्क है, ठीक है, थोड़ा कम है थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से देखिए रिस्क तो सभी जगह है। तो कोई थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता है, ठीक है, तो लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लेगा, थोड़ा फ्लेक्सी कैप में ले लेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, वेरी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तब तो वो सभी जगह कर सकता है, लार्ज कैप में भी कर सकता है, मिड कैप में भी कर सकता है, स्मॉल कैप में भी कर सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें। यहाँ पे कई बार आप लोगों का क्वेरी आता है ना कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो ठीक है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि लार्ज कैप के फंड्स में हम इन्वेस्ट ना करें, फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट कर दें और वहाँ से लार्ज कैप का एक्सपोजर ले लें, ठीक। उसी तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर ना लें, डायरेक्टली उन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके हम मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर दें और वहाँ से मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर ले लें। किया जा सकता है, ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों की समझ है, ठीक है, तो किया जा सकता है। लेकिन अगर समझ नहीं, इन चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, तो प्लेन वेनिला रखें, ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाँ। लेकिन हाँ, अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, कर सकते हैं, इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो किया जा सकता है, ठीक है। मेरे केस में ना म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर है, ठीक है, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, लेकिन लार्ज कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर है। ये मैं रिपीट कर दूं, जनरली सभी लोग 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, ठीक है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और स्टॉक पोर्टफोलियो दोनों का कंपोजिशन अलग है। स्टॉक का जब मैं कवर करूँगा उसमें बताऊँगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का इन्वेस्टमेंट। लेकिन म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में है और लार्ज कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल फंड में भी एक एक्सपोजर है, यूएस के फंड में, ठीक है, तो वहाँ भी फंड ऑफ फंड के थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो वो भी है। इंटरनेशनल फंड में वही यूएस का एक फंड और किसी भी दूसरे कंट्री में मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेरी ये है कि ये सब डिसाइड हो गया, अब अच्छे क्वालिटी के फ़ंड को कैसे सेलेक्ट करें ना अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल तरीका है कि भाई कंसिस्टेंसी देखिए, पुराने वाले फ़ंड, ठीक है, मैं एनएफओज़ ये सब में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्लियर कर दूँ, नए फ़ंड में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, पुराने फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा खासा है, ठीक है। तो जनरली आप ना 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का परफॉर्मेंस देखें, 1-2 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर इन्वेस्ट ना करें तो भला होगा, बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है वो सब, ठीक है। तो आप 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का इन्वेस्ट देखें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड के बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है उस फंड का, उसी कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं उसके मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ठीक है। 1-2 साल कोई भी फंड अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो परफॉर्मेंस आना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर अच्छा है तो ठीक बात है। उसी तरह से फंड मैनेजर्स देख लिए कौन है भाई, बार बार चेंज तो नहीं कर रहा है फंड मैनेजर स्कीम में, पुराने फंड मैनेजर हैं, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो देख लें कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है एक्सपेंस रेशियो, थोड़ा बहुत ज़्यादा चलता है। देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखें, एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फंड का परफॉर्मेंस। हम रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्सपेंस रेशियो बचाने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो नंबर 1 क्राइटेरिया वो है कि भाई फंड अच्छा होना चाहिए, रिटर्न अच्छा आना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए कोई फंड थोड़ा ज़्यादा भी ले रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा फंड है कि परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा ले रहा है, तब तो बेकार फंड है ना, ठीक है। तो मैं इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं परफॉर्मेंस को ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कोई फंड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूँ, ये तो बेवकूफ़ी होगा ना। मैं रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान में रखें, एक्सपेंस रेशियो को बिल्कुल इंपॉर्टेंस दें, लेकिन नंबर 1 क्राइटेरिया आपका परफॉर्मेंस ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद AUM से रिलेटेड कि AUM बड़ा हो छोटा हो, तो देखिए थोड़ा बड़ा AUM हो तो अच्छा है, कंफर्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे स्मॉल कैप का फंड है तो बहुत बड़ा AUM ना हो ना,
तो वो भी ध्यान में, जैसे आजकल तो देखिए इंडिया का जो मार्केट है वो भी बड़ा हो रहा है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा हो रहा है, स्मॉल कैप्स का भी आजकल बड़ा हो गया है मार्केट कैप, ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट ही बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले की बात अलग थी ना कि स्मॉल कैप का 2000 3000 का AUM है, अब तो 10,000 के आसपास का भी AUM है। स्मॉल कैप का भी तो चलता है, अगर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देखें, लार्ज कैप या फिर फ्लैक्सी कैप में AUM का कंसर्न नहीं है, कितना भी बड़ा हो चलता है, ये सब बातें आप ध्यान में रखें, ठीक है। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा आप देख सकते हैं, लेकिन आजकल इतना बड़ा मार्केट हो गया कि अबाउट 10-15,000 के आसपास भी है, करोड्स तो चलता है, वहाँ भी कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप देखें, मिड कैप में तो ठीक है भाई 15,000 भी चलता है, और स्मॉल कैप में 10,000 करोड़ के आसपास भी चलता है, इससे थोड़ा बड़ा भी है फिर भी चलेगा, जब तक परफॉर्मेंस आ रहा है दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इसको देखें, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी एक ये भी है, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि भाई पोर्टफोलियो जो टर्नओवर रेशियो है ज़्यादा है कम है, इससे क्या मतलब निकालें। तो देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है कम है, इससे आपको ये नहीं पता चलता है कि फ़ंड अच्छा है कि ख़राब है, ठीक है, क्योंकि ये फ़ंड मैनेजर का डिस्क्रिशन है। इससे आपको सिर्फ पता चलता है कि भाई उसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है। उसी तरह से पोर्टफोलियो पी रेशियो कम है या ज़्यादा, इससे पता नहीं चलता है कि फ़ंड अच्छा या ख़राब है। इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ध्यान में रखें। आपको टर्नओवर रेशियो या फिर पी रेशियो से सिर्फ ये पता चलता है कि वो जो स्कीम है, जो फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, उसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में आपको आजकल तो बहुत सारे जो नए वाले म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं ना, वहाँ देखेंगे टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्निंग करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, उनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, ठीक है। आपको अपना कंफर्ट देखना है, आपको किस तरह का स्कीम चाहिए, ठीक है। उसी तरह से पोर्टफोलियो पी रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है मतलब वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम है मतलब वैल्यू स्टॉक्स में भी वो एक्सपोजर ले रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। अगेन आपका कंफर्ट है, आपको वैल्यू चाहिए, ग्रोथ चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, तो उसके आधार पे आप डिसाइड करेंगे। इससे ये डिसाइड ना करें कि अच्छा है ख़राब है, आप देखिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। मेरे केस में मैं मिक्सअप करके रखता हूँ, ठीक है, मतलब ज़्यादा पोर्टफोलियो वाला जनरली मैं एक्सपोजर नहीं लेता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ लो चर्निंग वाले फंड्स के साथ, पर्सनल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और पी रेशियो अगर आप देखें तो मिक्सअप करके रखता हूँ ना, पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है तो वो भी चलेगा, पी रेशियो थोड़ा कम है वो भी चलेगा, दोनों को मिक्सअप करके रखता हूँ। उसके बाद म्यूचुअल फंड का डिटेल्स कहाँ से चेक करें, हाँ ये भी बहुत क्वेरी आता है। तो देखिए म्यूचुअल फंड का जो डिटेल है, सबसे अच्छा तो है कि म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से ही आप चेक कर लें, ठीक है। उसका जो फैक्ट सीट आता है मंथली, एवरी मंथ वो फैक्ट सीट पब्लिश करते हैं, उनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। जिस भी म्यूचुअल फंड का डिटेल, आप सारे म्यूचुअल फंड जो भी स्कीम है उस म्यूचुअल फंड कंपनी के फैक्ट शीट में आपको उसको उसमें ज़्यादातर डिटेल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर ले, ठीक है। तो ये तो बेस्ट है क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी खुद ही डिटेल दे रहा है, तो सबसे ऑथेंटिक डिटेल होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर दूसरे वेबसाइट्स, थर्ड पार्टी वेबसाइट, ठीक है, तो गूगल करें, म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और वेबसाइट का नाम पूछेंगे तो बहुत सारे हैं, लाइक वैल्यू रिसर्च है, मनी कंट्रोल है, मॉर्निंग स्टार है। इसके अलावा अगर किसी ब्रोकर के थ्रू आप करते हैं वो भी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, जीरोधा, ग्रो, ईटी मनी, ये सब के वेबसाइट पे भी आपको डिटेल मिल जाएगा। तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कि कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो अगर इक्विटी में जा रहे हैं, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, ठीक है, तो 2-3 फंड सफिशिएंट है। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो मैक्सिमम अप टू 5-6 फंड्स, ठीक है, उससे ज़्यादा ना करें तो अच्छा होगा। डेट फंड में 1 से 2 फंड सफिशिएंट है क्योंकि वहाँ इक्विटी की तरह वोलाटाइल होता है नहीं। उसी तरह हाइब्रिड में भी अगर आप जा रहे हैं तो 1 से 2 फंड सफिशिएंट है, ठीक है। और ट्राई ये करना है कि भाई डाइवर्सिफाई बिल्कुल करें, ओवर डाइवर्सिफाई ना कर दें, इसीलिए नंबर ऑफ स्कीम्स को कम रखना है। एक म्यूचुअल फंड इक्विटी में ही ना मतलब 50, 60, 70, 80 स्टॉक्स होते हैं, तो एक भी स्कीम खरीद लिया तो ओवर डाइवर्सिफाइड है, ठीक है ना, क्योंकि स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उतने स्टॉक्स तो आप खरीदते नहीं हैं, मतलब 20, 30 स्टॉक्स बहुत हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश नहीं करें क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाइड होगा, तो नंबर ऑफ स्कीम्स कम रखें, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग और रीबैलेंसिंग क्या करें, पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे करें। तो देखिए पोर्टफोलियो रिव्यू जनरली
मतलब 4 से 6 महीने में 4 to 6 मंथ्स में एक बार कर लें वो सफिशिएंट है। डेली ना देखें, मंथली ना देखें, ज़रूरत नहीं। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और कुछ काम नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन ट्राई करें कि ना देखें। अपना जो काम है वो करें, ठीक है ना। दूसरा जो भी आप काम करते हैं वहाँ मेहनत करें, पैसा बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में आप मैनेज नहीं करें, आप फंड मैनेजर नहीं, आपने पैसा दूसरे को दे दिया है। कोई फंड मैनेजर है जो कि मैनेज कर रहा है। इसीलिए अगर स्टॉक पोर्टफोलियो है तो थोड़ा ज़्यादा मैं बोलूँगा देख लिया करें। वो मैं बताऊँगा जब स्टॉक पोर्टफोलियो, जब स्टॉक का वीडियो बनाऊँगा, तो यहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। 4 से 6 महीने में एक बार देख लिया, ठीक है, वो सफिशिएंट है। उसके बाद है कि रीबैलेंसिंग। तो देखिए आपने जब मार्केट कैप एलोकेशन या फिर एसेट एलोकेशन जब डिसाइड किया ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस हो जाए तो थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग कर लेना चाहिए। आपने डिसाइड किया कि इक्विटी में 70%, डेट में 30%। इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अब इक्विटी बढ़ के आपका हो गया 90% और डेट हो गया 10%, तो ऑफकोर्स उसको आप रीबैलेंस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से मार्केट कैप एलोकेशन में आपने डिसाइड किया कि लार्ज कैप में आप रखेंगे 60%, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में रखेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो मिड कैप स्मॉल कैप 50% चला गया, लार्ज कैप भी 50% हो गया घट के, तो ऑफ कोर्स इसको आप रीबैलेंस करेंगे। रीबैलेंस में देखिए सबसे पहले ट्राई करें, बेचने का ट्राई ना करें, ठीक है। आप ट्राई करें कि अगर एसआईपी कर रहे हैं ना, तो जिसका एक्सपोजर ज़्यादा हो गया उसका एसआईपी कम कर दें, जिसका एक्सपोजर कम है उसका एसआईपी बढ़ा दें, ठीक है। इस तरह से पहले ट्राई करें, ठीक है ना, कि उसको आप रीबैलेंस ऐसे कर दें कि हाँ, अगर कोई उपाय नहीं है तभी बेचना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, हमेशा ये ट्राई करें। आप लोग का एक और इंटरेस्टिंग क्वेरी आता है कि म्यूचुअल फंड से निकले कब, एग्जिट कब करें। तो देखिए, एक तो गोल जब आपका पूरा हो जाता है तो उस समय आप निकलेंगे, ठीक है, और दूसरा है कि अंडर परफॉर्मेंस हो, अगर परफॉर्मेंस नहीं अच्छा हो रहा हो तब निकल जाए, ठीक है। तो देखिए, गोल पूरा में भी एक क्वेरी ये आता है कि भाई पता चला आप का 10 साल का गोल है, 10 साल में आप पैसा निकालने गए, उस समय मार्केट बुरी तरह से गिरा, 20-30% हो सकता है, तो फिर तो प्रॉब्लम आ गया ना भाई, आपका गोल ही पूरा नहीं हो पाया, उसी समय गिर गया। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि लास्ट मोमेंट का वेट ना करें। आपने जो भी गोल बनाया है, तो जब भी वो गोल पूरा हो जाए, कई बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट का रिटर्न अच्छा आया, आपने 10 साल का गोल बनाया हुआ है, 7-8 साल में ही गोल पूरा हो गया, पैसा निकाल लें ज़्यादातर, उसको डेट में एफडी कहीं रख दें, सेफ जगह रख दें, इक्विटी में नहीं रखने दें, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा कि अगेन लास्ट मोमेंट का वेट ना कर दें। मान लीजिए गोल पूरा नहीं भी हुआ है, ठीक है ना, तब भी थोड़ा बहुत पैसा धीरे धीरे 8-9 साल होते होते निकालना शुरू कर दें। मान लीजिए 10 साल का गोल है, तब लास्ट मोमेंट का वेट ना करें। लास्ट मोमेंट का वेट आप तब करेंगे जब मार्केट मान लीजिए 8 साल 9 साल हुआ, उस समय मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ है, हो सकता है ऐसा भी ना, तब आप वेट करेंगे। उस समय फिर क्यों आप निकालेंगे ना, तब वेट करें, मोस्टली 1-2 साल में परफॉर्मेंस वापस आ जाएगा, तब जाकर पैसा निकाल लें, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अंडर परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई अंडर परफॉर्म कब निकालें, 1 महीना का अंडर परफॉर्मेंस, 6 महीने का अंडर परफॉर्मेंस, 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस कब निकालें। तो देखिए, जनरली 2 से 3 साल का टाइम देना चाहिए, अगर आपने सोच समझकर अच्छे स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना। हो सकता है किसी कारण से अंडर परफॉर्मेंस है, तो जनरली परफॉर्मेंस वापस आ जाता है ना, 6 महीना 1-2 साल में परफॉर्मेंस वापस आ जाता है। लेकिन अगर उस फंड का 2-3 साल पे भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, मतलब बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न दे रहा है, जो उसी कैटेगरी में दूसरे फंड से उससे बहुत कम रिटर्न दे रहा है, तब निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वेट ना करें, पूरा का पूरा निकाल दें, और उसके बाद अगर निकालते वक्त मार्केट थोड़ा नीचे है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो पूरा एक साथ दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर दें, किसी अच्छे क्वालिटी के फंड में। अगर मार्केट ऊपर है, ओवर वैल्यूड है, तो 6 मंथ्स का एसटीपी कर दें, ठीक है, 6 महीने का एसटीपी। और वो नहीं करना चाहते हैं तो मे बी 2-3 ट्रांचेज में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। ट्राई ये करना है कि जो भी पैसा आपने निकाला है उसे जल्दी से जल्दी मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, उसे लेकर बैठेंगे तो फिर रिटर्न्स आपके कम हो जाएंगे। नाउ एसआईपी, एसटीपी और लम सम कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, अगर मार्केट की अच्छी जानकारी नहीं है, पुराने खिलाड़ी नहीं हैं आप मार्केट में, तो हमेशा ही एसआईपी और एसटीपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अगर मंथली पैसा आपको आ रहा है तो छोटा अमाउंट का जो एसआईपी होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो आपके लिए बेस्ट है। मार्केट ऊपर है नीचे है, डजेंट मैटर, हमेशा अपना एसआईपी कंटिन्यू करें, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बड़ा पैसा है लेकिन मार्केट
इसका जानकारी आपको अच्छा नहीं है तो हमेशा ये STP करें, 6 मंथ्स का STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अगर रिस्क और भी कम करना चाहते हैं तो 12 मंथ का STP, लेकिन मैं जनरली 6 मंथ्स का STP ही ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, ठीक है। अगेन आपको डिसाइड करना है आपके लिए कंफर्टेबल क्या है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में हमें जल्दी से जल्दी कोशिश करना है कि पैसे को इन्वेस्ट कर देना है, लेकिन जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना है इसका ये मतलब नहीं है कि लमसम कर दे बिना सोचे समझे, ठीक है। अगर मार्केट की अच्छी जानकारी नहीं है तो लमसम करना अवॉइड करें, बहुत रिस्की होगा। वो रीज़न ये बोलता हूँ ना कि आपने इन्वेस्ट किया, किसी कारण से 5-10% मार्केट गिर गया, आपको मार्केट का अगर आइडिया नहीं है ना, आप बेचकर भाग जाएंगे, आपको लगा रही ये तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही गायब हो गया, ठीक है, रुका रहूँगा तो पूरा ना गायब हो जाए, आप भाग जाएंगे। जनरली ऐसा होता है। 16 ईयर, ऑलमोस्ट 17 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, मुझे देखा है मैंने, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आइडिया नहीं है तो SIP STP बेस्ट है। और हाँ, अगर आपको जानकारी है, आप समझते हैं मार्केट ऊपर है नीचे है, मार्केट कैसे मूव करता है, कुछ सालों से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब सही है, तब वहाँ पे बेसिस मार्केट कंडीशन आप लमसम करने का भी कॉल ले सकते हैं। जैसे अभी मार्केट देखें तो लार्ज कैप सा स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, तो अगर 3-4 ट्रांचेज में कोई लार्ज कैप में बड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहता है, 3-4 ट्रांचेज में धीरे धीरे तो कर सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो लमसम नहीं करेंगे भाई। अगर बड़ा पैसा है तो 6 मंथ्स का STP कर देंगे, और नहीं तो SIP कोई कर रहा है तब तो बिल्कुल उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ऑफकोर्स देखिए, जो कुछ भी मैंने बताया ना, पर्सन टू पर्सन बहुत चीज़ें वेरी करेंगे, क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग होता है, गोल अलग है, रिस्क प्रोफाइल अलग है, ठीक है ना, बहुत चीज़ें हैं। तो ऑफकोर्स बेसिस योर रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करें कि भाई आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। Thanks a lot for watching.